एक ठंडे दिन था लंदन में। वोंका की चॉकलेट फैक्ट्री नए चॉकलेट बार्स बना रही थी। ये चॉकलेट्स दुनिया भर के स्टोर्स में बिकने वाली थी। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि इनमें से 5 बार्स के अंदर छुपे होंगे गोल्डन टिकट्स, जो जिस भी बच्चे को मिलेंगे उसकी किस्मत बदल जाएगी। चार्ली बकेट एक छोटा सा लड़का एक गरीब पर ईमानदार परिवार में रहता है। उसका घर पुराना और छोटा सा है, जहाँ उसके मम्मी पापा और दादा दादी सब एक साथ रहते हैं। घर में खाने का सामान मुश्किल से मिलता है, लेकिन चार्ली का दिल सबसे बड़ा है। बस उसे अभी तक ये खुद नहीं पता। चार्ली के पापा टूथपेस्ट फैक्ट्री में काम करते हैं। दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि घर का गुजारा मुश्किल से होता है। एक रात जब पापा घर लौटते हैं, मम्मी गोभी का सूप बना रही होती है। पापा चार्ली को टूथपेस्ट के छोटे छोटे कैप्स देते हैं, बिल्कुल वही पार्ट्स जो उसकी छोटी चॉकलेट फैक्ट्री बनाने के लिए चाहिए थे। चार्ली खुशी से उन कैप्स को उठाता है और अपनी मिनी फैक्ट्री में लगाता है। उस रात दादाजी, ग्रैंडपा जो, उसे बताते हैं कि जब वो जवान थे तब वो खुद विली वोंका के साथ काम करते थे। हाँ, वही वोंका जो दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री के मालिक हैं। वोंका ने एक छोटी सी मिठाई की दुकान से शुरुआत की थी, पर उनकी चॉकलेट्स इतनी ज़बरदस्त थीं कि पूरी दुनिया में फेमस हो गईं। उन्होंने एक ऐसी आइसक्रीम बनाई थी जो फ्रीज़र के बिना भी नहीं पिघलती थी। थोड़ी ही देर में वोंका ने दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री खड़ी कर ली। उनकी फेम इतनी बढ़ गई कि भारत के पौंडीचेरी के एक राजा ने उनसे एक चॉकलेट का महल बनवाने की डिमांड कर दी, जिसमें हर चीज़ चॉकलेट की थी। वोंका ने वो महल बनवा दिया, लेकिन प्रिंस को एक बात बोली, जल्दी खा लेना वरना ये धूप में पिघल जाएगा। द प्रिंस ने बात मानी नहीं, और फिर क्या हुआ? धूप लगी और पूरा चॉकलेट महल पिघल गया। प्रिंस ने फिर वोंका से कहा, एक और बना दो। लेकिन तब तक वोंका खुद मुश्किलों से गुजर रहे थे। वोंका के दूसरे कंपटीटर्स ने उनकी रेसिपीज़ चुरा ली थी। उन्होंने अपने लोगों को चुपके से भेजा था फैक्ट्री में, ताकि उनका सीक्रेट फार्मूला चुराया जा सके। फिर क्या, दूसरी कंपनियों ने भी वही चीज़ें बनाना शुरू कर दी। ऐसी आइसक्रीम जो पिघलती नहीं, च्यूइंग गम जो कभी ख़त्म नहीं होता, और बड़े बड़े कैंडी बलून्स। वोंका ने जब ये सब देखा तो गुस्से में आकर सभी वर्कर्स को फैक्ट्री से निकाल दिया, ग्रैंडपा जो को भी, और फैक्ट्री बंद कर दी गई। सालों तक फैक्ट्री बंद रही, लेकिन एक दिन अचानक लोगों ने देखा फैक्ट्री की चिमनियों से धुआं उठ रहा था। सब समझ गए फैक्ट्री फिर से चालू हो गई है, लेकिन किसी ने किसी वर्कर को अंदर जाते हुए या बाहर आते हुए नहीं देखा। बस एक अफवाह चल पड़ी कि अब सब कुछ मशीनों से चल रहा है, कोई आदमी अंदर नहीं है। ये कहानी फैंटेसी लगती है, लेकिन इसमें एक गहरा मैसेज छुपा है। गरीबी और अमीरी के बीच का फ़र्क और इंसानियत पर लालच का असर। चार्ली के पापा दिन रात काम करते हैं, लेकिन उनका वेतन इतना कम है कि बेसिक ज़रूरतें भी मुश्किल से पूरी होती हैं। और जब फैक्ट्री ज़्यादा कमाने लगती है तो सबसे पहले लोगों को निकाल दिया जाता है, उनका पैसा बढ़ाया नहीं जाता। पौंडीचेरी के प्रिंस का चॉकलेट महल सिर्फ एक शो ऑफ था। उसने बनवा तो लिया, लेकिन उसे खाना भी नहीं था। जबकि चार्ली जैसे बच्चे सिर्फ एक चॉकलेट बार पाने का सपना देखते हैं। ये अनफेयरनेस, ये इनइक्वालिटी, यही तो असली सच है। और ये थी विली वोंका की सच्ची कहानी। एक कहानी जो सिर्फ चॉकलेट के सपने नहीं, बल्कि समाज के सच पर भी सवाल उठाती है। वोंका भी लालच दिखाता है, और इसी वजह से समाज में असमानता बढ़ती है। वो तो ऐशो आराम में जीता है, लेकिन उसके पुराने वर्कर्स जैसे कि ग्रैंडपा जो बेहद गरीबी में जी रहे हैं। उन्हें मेहनत के बावजूद बहुत कम पैसे मिलते हैं। जब उसकी रेसिपीज चुरा ली गईं तो वोंका ने गुस्से में आकर सभी कर्मचारियों को निकाल दिया, जबकि उन्हीं लोगों ने उसकी फैक्ट्री को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया था। फिर भी सबको एक झटके में बाहर कर दिया, ना कोई मुआवजा, ना कोई मदद। ये फिल्म हमें दिखाती है कि कैसे लालच इंसानों को अंदर से खा जाता है और धीरे धीरे पूरी सोसाइटी को नुकसान पहुंचाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी ये बात और भी साफ होती जाएगी। तो ध्यान से देखना, क्या तुम पहचान पाओगे इस छुपे हुए मैसेज को? उसी रात वोंका के लोग पूरे शहर में पोस्टर चिपकाते हैं। इन पोस्टर्स में लिखा होता है कि 5 बच्चों को इस साल वोंका की चॉकलेट फैक्ट्री देखने का मौका मिलेगा, और उनमें से एक को मिलेगा एक बेहद खास इनाम। न्यूज़ चैनल पर एक रिपोर्टर बताता है कि ये 5 गोल्डन टिकट्स वोंका की चॉकलेट बार्स के अंदर छुपाए गए हैं, और ये बार्स किसी भी देश या शहर की दुकान में मिल सकते हैं। जैसे ही गोल्डन टिकट्स की घोषणा होती है, बच्चे हों या बड़े, सब दुकानों में टूट पड़ते हैं। हर कोई वो स्पेशल वोंका चॉकलेट ढूंढने लगता है। चार्ली भी सपना देखता है कि काश उसे भी एक टिकट मिल जाए, लेकिन उसे पता है कि उसके चांस बहुत कम हैं, क्योंकि उसे साल में सिर्फ एक बार अपने बर्थडे पर चॉकलेट मिलती है। थोड़ी ही देर में जर्मनी से खबर आती है। ऑगस्टस, एक लड़का जिसे खाने से कोई रोक नहीं सकता, पहला भाग्यशाली बन जाता है जिसे गोल्डन टिकट मिल जाता है। अपनी पार्टी में वो पत्रकारों को बताता है कि टिकट मिलने की खुशी में उसने और भी ज़्यादा मिठाइयाँ खा लीं।
इंग्लैंड में वेरुका सॉल्ट, जो एक अमीर घर से है, दूसरी विजेता बनती है। उसके पापा मिस्टर सॉल्ट बताते हैं कि उन्होंने हजारों वोंका चॉकलेट बार्स खरीदे और अपने स्टाफ को ऑर्डर दिया कि सबके सब खोलो और टिकट ढूंढो। 3 दिन तक जब कुछ नहीं मिला और वेरुका ज़्यादा जिद करने लगी तो उन्होंने डबल स्टाफ लगा दिया। तब जाकर उन्हें गोल्डन टिकट मिला। घर पहुंचते ही चार्ली के मम्मी पापा तय करते हैं कि उसे बर्थडे गिफ्ट थोड़ा पहले ही दे देते हैं, एक वोंका चॉकलेट बार। पूरा परिवार बहुत एक्साइटेड हो जाता है। शायद इस बार उसमें गोल्डन टिकट निकल ही आए। चार्ली धीरे धीरे रैपर खोलता है, सबकी नज़र उसी पर टिकी होती है। लेकिन जैसे ही वो आखिरी पेपर हटाता है, पता चलता है टिकट नहीं है। थोड़ा उदास तो होता है, लेकिन फिर भी चार्ली प्यार से चॉकलेट सबके साथ बांटता है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है। कुछ दिन बाद स्कूल जाते वक्त चार्ली पेपर में पढ़ता है कि तीसरा गोल्डन टिकट वायलेट को मिला है, जो अटलांटा की रहने वाली है। वायलेट च्यूइंग गम चबाने की चैंपियन है, लेकिन साथ ही काफ़ी घमंडी भी है। ऐसा लगता है कि उसकी माँ ही उसे बढ़ावा देती है इस ओवर कॉन्फिडेंट बिहेवियर के लिए। डेनवर में माइक टीवी, जो कि टीवी और वीडियो गेम्स का दीवाना है, चौथा टिकट निकाल लेता है। वो टिकट उसे एक ही चॉकलेट बार में मिल जाता है, जिसे उसने खाया तक नहीं, क्योंकि उसे मिठाई में दिलचस्पी ही नहीं थी। माइक के पापा अब तो जैसे हार मान चुके हैं। उन्होंने बेटे की टीवी की लत को रोकना छोड़ दिया है। अब बस एक आखिरी गोल्डन टिकट बचा है। अब तक जिन 4 बच्चों को टिकट मिला है, वो भी लालच और बिगड़े हुए बिहेवियर के क्लियर एग्जाम्पल हैं, और उनके मम्मी पापा की लापरवाह परवरिश इसका बड़ा कारण है। ऑगस्टस बस खाता ही रहता है, उसकी मम्मी कुछ नहीं कहती। वेरुका हर चीज़ चाहिए, उसके पापा हमेशा हाँ कहते हैं। वायलेट हर वक्त गम चबाती रहती है, उसकी मम्मी ताली बजाती है। माइक तो टीवी में घुसा रहता है, उसके पेरेंट्स उसे रोकते ही नहीं। ये बच्चे दिखाते हैं कि अगर परवरिश इसी तरह चलती रही तो सोसाइटी का फ्यूचर कैसा होगा। एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ सेल्फिशनेस और लालच से भरी होगी। थोड़ा बाद चार्ली अपने पापा से पूछता है कि वो आज काम पे क्यों नहीं गए। पापा बताते हैं कि कंपनी ने उन्हें छुट्टी दी है। लेकिन असलियत में जब टूथपेस्ट की सेल बढ़ी चॉकलेट खाने की वजह से, तो फैक्ट्री ने मशीनें लगवा दी और कई वर्कर्स को निकाल दिया, जिनमें मिस्टर बकेट भी शामिल थे। यानी जैसे ही कंपनी ने ज़्यादा पैसा कमाना शुरू किया, उसने अपने वर्कर्स की सैलरी बढ़ाने या हालत सुधारने के बजाय उन्हें निकालकर अपनी प्रॉफिट बढ़ाने का रास्ता चुना। मिस्टर बकेट की कहानी दिखाती है कि कैसे कुछ बॉसेस सिर्फ अपनी दौलत बढ़ाने में लगे रहते हैं, वर्कर्स की कोई कद्र नहीं होती, और यही असमानता को बढ़ावा देता है। थोड़ी देर बाद ग्रैंडपा जो चार्ली को बुलाता है और उसे एक सिक्का देता है। कहता है, चलो एक आखिरी बार ट्राई करते हैं। चार्ली उम्मीद से भरा दुकान की ओर भागता है और एक और वोंका बार खरीदता है। घर पहुंचकर बार खोलते हैं, लेकिन उसमें भी टिकट नहीं होता। अगले दिन स्कूल जाते वक्त चार्ली सुनता है कि रूस के एक बच्चे को आखिरी गोल्डन टिकट मिल गया है। ये सुनकर वो मायूस होता है। तभी बर्फ में उसे एक $10 का नोट पड़ा मिलता है। वो जल्दी से पास की दुकान में जाता है और एक और चॉकलेट बार खरीदता है। उसी वक्त खबर आती है कि रूस वाले टिकट की खबर झूठी थी। चार्ली बार खोलता है और उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। उसे सच में आखिरी गोल्डन टिकट मिल जाता है। खुश होकर वो भागते हुए घर जाता है और पूरे परिवार को टिकट दिखाता है। ग्रैंडपा जो तो इतनी खुशी से उछल पड़ते हैं कि बिस्तर से उठकर डांस करने लगते हैं। मिस्टर बकेट टिकट का मैसेज जोर से पढ़ते हैं। उसमें लिखा होता है कि फैक्ट्री की विजिट अगले ही दिन है और हर बच्चा एक पर्सन को साथ ला सकता है। ग्रैंडपा जो खुद को वॉलंटियर करते हैं और सबको ये आइडिया पसंद आता है। अगले दिन चार्ली और बाकी 4 विनर्स फैक्ट्री के गेट के सामने इंतजार कर रहे होते हैं। उनके पीछे भीड़ जमा होती जा रही होती है। जैसे ही वो लोग फैक्ट्री के अंदर प्रवेश करते हैं, उनका स्वागत खुद विली वोंका करता है। वो एक अजीबोगरीब कठपुतली शो के बाद सामने आता है, जो खत्म होते होते आग पकड़ लेता है। फैक्ट्री के अंदर गर्म माहौल की वजह से सब लोग अपने ओवरकोट उतार देते हैं। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं, वायलेट, वेरुका और ऑगस्टस अपना परिचय देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वोंका उनके नामों को बिना ध्यान दिए टाल देता है। थोड़ी ही देर में वे फैक्ट्री के पहले सेक्शन में पहुंचते हैं, एक जादुई जगह जहां हर चीज़ खाने लायक होती है और एक चॉकलेट की नदी बह रही होती है। एक झरना उस चॉकलेट को मिलाकर उसे गाढ़ा और झागदार बनाता है। फैक्ट्री में वही चॉकलेट पाइपलाइनों से हजारों लीटर प्रति घंटे की दर से अलग अलग जगह भेजा जाता है। वोंका मेहमानों को जगह दिखाने के बाद उन्हें वहाँ की चीज़ें चखने के लिए आमंत्रित करता है, यहाँ तक कि घास भी खाने लायक है। माइक, जिसे मिठाई पसंद नहीं, वो आसपास की चीज़ें तोड़ने में लग जाता है। चार्ली एक कारमेल सेब उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वायलेट झपट कर वो ले लेती है। ऑगस्टस हर चीज़ को खाने में जुटा रहता है, जबकि उसकी माँ चुपके से मिठाइयाँ अपने पर्स में भरने लगती है।
वेरुका एक लॉलीपॉप चाटते हुए झरने के पास काम कर रहे एक छोटे से आदमी को देखती है और चौंक जाती है। वोंका उन्हें उन छोटे आदमियों से मिलवाता है जिन्हें वो उम्पा लुम्पा कहता है। वो बताता है कि उसने उन्हें सीधा अम्पालैंड से लाकर यहाँ बसाया है। उनका दावा है कि उसने उन्हें बचाया क्योंकि वो एक खतरनाक जंगल में रहते थे जहाँ खतरनाक जानवरों से बचने के लिए पेड़ों पर रहना पड़ता था। उम्पा लुम्पस हरे रंग की इल्ली खाकर गुजारा करते थे, लेकिन उनका पसंदीदा खाना कोको था जो बहुत दुर्लभ होता था और साल भर में मुश्किल से कुछ दाने ही मिलते थे। वोंका ने उन्हें कोको का लालच देकर अपनी फैक्ट्री में रहने का ऑफर दिया, जिसे उन्होंने मान लिया और इसी तरह फैक्ट्री फिर से शुरू हुई। अब यहाँ पर एक और सच्चाई सामने आती है। वोंका ने पहले अपने कर्मचारियों को बुरी तरह निकाल दिया और फिर इन इम्पोर्टेड उम्पा लुम्पास को काम पर रखा। इम्पोर्टेड शब्द यहाँ थोड़ा अपमानजनक लग सकता है। ये पूरी घटना हमें ब्रिटिश साम्राज्य के उस अंधेरे दौर की याद दिलाती है जब 1807 में गुलामी समाप्त हुई थी, लेकिन फिर भी भारतीय मजदूरों को बेहद खराब हालत में गन्ने के खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था। ये मजदूर पढ़े लिखे नहीं होते थे और उन्हें धोखे से 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता था और उन्हें ब्रिटिश मजदूरों से कहीं कम तनख्वाह मिलती थी। इसी तरह उम्पा लुम्पस को भी वोंका ने काम का नाम ले बिना सिर्फ रहने की जगह और कोको देने का वादा करके फैक्ट्री में बुला लिया। उन्हें कोई असली सैलरी नहीं दी जाती, सिर्फ कोको के दाने ही मिलते हैं। इसके अलावा फैक्ट्री के दोबारा खुलने के बाद से किसी ने कभी किसी को आते जाते नहीं देखा, जो ये दिखाता है कि उम्पा लुम्पस शायद फैक्ट्री में ही बंद होकर रह गए हैं। उन्हें बाहरी दुनिया की कोई जानकारी नहीं है और इसलिए वो पूरी तरह वोंका पर निर्भर हैं और वो इसका पूरा फ़ायदा उठाता है। इसी दौरान ऑगस्टस खुद को रोक नहीं पाता और चॉकलेट नदी से पीने लगता है और फिर उसमें गिर जाता है। वो चॉकलेट को पाइप से भेजने वाली मशीन में फंस जाता है। उम्पा लुम्पस एक गाना शुरू करते हैं जो ऑगस्टस की लालच पर तंज कसता है और उसे बचाने की कोशिश करते हैं। सक्शन का प्रेशर बढ़ाकर ऑगस्टस को आखिरकार चॉकलेट फैक्ट्री की दूध टॉफी सेक्शन में भेज दिया जाता है। वोंका एक उम्पा लुम्पा को ऑगस्टस की माँ के साथ भेज देता है, जबकि बाकी लोग फैक्ट्री टूर के अगले हिस्से के लिए एक नाव में बैठकर आगे बढ़ते हैं। नाव की यात्रा के दौरान चार्ली वोंका से उसके बचपन के बारे में पूछता है, जिससे वोंका थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। पता चलता है कि वोंका मशहूर डेंटिस्ट विल्बर वोंका का बेटा है और उसने बचपन में कभी भी मिठाई नहीं खाई क्योंकि उसके पिता दांतों की सेहत को लेकर बहुत सख्त थे। एक बार हैलोवीन पर वोंका को कुछ मिठाई मिली, लेकिन उसके पापा ने उन्हें आग में फेंक दिया। बाद में जब चिमनी की सफाई हो रही थी तो वोंका को एक चॉकलेट मिली जो बची हुई थी और जैसे ही उसने उसे खाया वो मिठाइयों का दीवाना हो गया। एक झरने से गिरने के बाद वोंका मेहमानों को फैक्ट्री की एक नई जगह दिखाता है जहां क्रीम और व्हिप्ड क्रीम तैयार की जाती है। इसके बाद वो उन्हें फैक्ट्री के इनोवेशन रूम में ले जाता है जो उसके हिसाब से सबसे खास जगह है। वहाँ वोंका उन्हें एक नया कैंडी दिखाता है, गोल कैंडी, जिसे कितना भी चूसे वो कभी खत्म नहीं होती। फिर वो चोकोपेलो दिखाता है जिसे खाने के बाद आधे घंटे में सिर पर नए बाल उगाते हैं, साथ में दाढ़ी और मूंछ भी। लेकिन यह अब भी टेस्टिंग में है क्योंकि जब एक उम्पा लुम्पा ने उसे खाया तो उसका पूरा शरीर बालों से भर गया। इसके बाद वोंका अपना जादुई च्युइंगम दिखाता है जो सिर्फ एक टुकड़े में पूरी थाली जैसा अनुभव देता है। वायलेट वोंका की चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए जो कहता है कि च्युइंगम अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, उसे चबा लेती है। उसे अलग अलग पकवानों का स्वाद आता है, लेकिन जैसे ही वह ब्लूबेरी पाई के हिस्से पर पहुंचती है उसकी नाक नीली हो जाती है और जल्द ही उसका पूरा शरीर फूलकर एक विशाल नीली बेरी में बदल जाता है। उसी वक्त उम्पा लुम्पा लोग गाना गाते हुए उसे जूस निकालने के कमरे में ले जाते हैं। आखिर में वोंका मेहमानों को अखरोट छांटने का कमरा दिखाता है। वहाँ विशेष रूप से प्रशिक्षित गिलहरियां अखरोटों की जांच करती हैं ताकि केवल अच्छे अखरोट ही रखे जाएं। वे खराब अखरोट को एक कचरा खड्ड में फेंक देती हैं। गिलहरियों को देखकर वेरुका अपने पापा से कहती है कि वो उसे एक गिलहरी दिला दें। मिस्टर सॉल्ट याद दिलाते हैं कि उसके पास पहले से ही बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन वेरुका जिद करती है। मिस्टर सॉल्ट वोंका से गिलहरी की कीमत पूछते हैं, लेकिन वोंका जवाब देता है कि वो बिकाऊ नहीं है। वेरुका इसकी परवाह नहीं करती और खुद एक गिलहरी पकड़ने की कोशिश करती है। गिलहरियां नाराज होकर उसे पकड़ती हैं और कचरे में डाल देती हैं, जैसे वह भी एक खराब अखरोट हो। उसके बाद उम्पा लुम्पा एक और गीत प्रस्तुत करते हैं। मिस्टर सॉल्ट उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक गिलहरी उन्हें भी खड्ड में धकेल देती है। बाकी समूह एक विशेष लिफ्ट में सवार होते हैं जो हर दिशा में चल सकती है। वे चॉकलेट की पहाड़ी और कॉटन कैंडी के कमरे को पार करते हुए चलते हैं।
जब वे ऊम्पा लूम्पा का आतिशबाजी वाला शो देखते हैं तो माइक कहता है कि फैक्ट्री में कुछ भी तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि मिठाइयाँ समय की बर्बादी हैं। चार्ली जवाब देता है कि मिठाइयों को कोई तर्क नहीं चाहिए, यही तो उन्हें खास बनाता है। यह वोंका को उसके बचपन की याद दिला देता है, जब वोंका के पिता, जो एक मशहूर डेंटिस्ट थे, ने उसे मिठाई खाने से रोका था, और जब वोंका ने पहली बार चॉकलेट खाया था तब वह पूरी तरह बदल गया था। फिर माइक लिफ्ट से टीवी रूम चुनता है। वहाँ वोंका उन्हें चश्मा पहनने के लिए कहता है और अपना नवीनतम आविष्कार चोकोविजन दिखाता है। वोंका बताता है कि जैसे टीवी इमेज को तोड़कर ट्रांसमिट करता है, वैसे ही वह चॉकलेट को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। माइक को शक होता है, इसलिए वोंका डेमो दिखाता है। एक बड़ी चॉकलेट बार को टीवी के जरिए ट्रांसपोर्ट करता है। चार्ली स्क्रीन में हाथ डालता है और असली चॉकलेट निकालता है। माइक बहुत उत्साहित हो जाता है और खुद को टीवी से ट्रांसपोर्ट कर लेता है। वह छोटे आकार में दूसरी स्क्रीन पर पहुंचता है। ऊम्पा लूम्पा फिर गाना गाते हैं, इस बार टीवी ज़्यादा देखने के नुकसान पर। माइक के पापा उसे बचाते हैं और वोंका कहता है कि उसे खींचने के कमरे में ले जाकर सामान्य आकार में लाया जाएगा। अब जब चार्ली आखिरी बच्चा बचा है तो वोंका उसे विजेता घोषित करता है। अगर ध्यान दें तो लगता है कि वोंका ने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था, किस बच्चे को बुलाना है, क्या क्या होगा और कौन जीतेगा। ऐसा लगता है कि चार्ली की जीत कोई संयोग नहीं थी। शायद वोंका पहले से जानता था कि वही सही उत्तराधिकारी है। वोंका ने हर बच्चे के लिए एक खास जाल तैयार किया था। ऑगस्टस के लिए चॉकलेट का कमरा, वायलेट के लिए च्युइंगम की लैब, वेरुका के लिए गिलहरियों वाला कमरा और माइक के लिए टीवी रूम। लेकिन चार्ली के लिए कोई जाल नहीं था। ऊम्पा लूम्पा के गाने भी पहले से तैयार लगे, जैसे उन्होंने पहले से बच्चों के दोस्त जान रखे थे। ये सब इशारा करते हैं कि वोंका ने सब कुछ पहले ही सोच रखा था। तो फिर वोंका ने सीधे सीधे चार्ली को फैक्ट्री क्यों नहीं दी? जवाब जल्द ही आता है। जब चार्ली को विजेता घोषित किया जाता है तो वोंका उसे और उसके दादाजी को एक विशेष लिफ्ट से सफ़र पर ले जाता है। लिफ्ट छत तोड़कर आसमान में उड़ती है। बाद में वोंका चार्ली से उसका घर पूछता है, और जब वे वहां पहुंचते हैं तो वोंका पूरे परिवार के सामने घोषणा करता है कि वह चार्ली को अपनी फैक्ट्री देना चाहता है। सब चौंक जाते हैं। वोंका बताता है कि कुछ समय पहले जब उसने सफ़ेद बाल देखा तब उसे एहसास हुआ कि वह बूढ़ा हो रहा है और उसे उत्तराधिकारी की ज़रूरत है। उसने सोच समझकर यह प्रतियोगिता रची ताकि किसी प्योर दिल वाले बच्चे को फैक्ट्री सौंप सके। लेकिन चार्ली यह ऑफर ठुकरा देता है क्योंकि वह अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। वोंका हैरान होता है, लेकिन चार्ली के फैसले का सम्मान करता है। इसके बाद चार्ली अपने परिवार के साथ घर सुधारने में मदद करता है और उसके पिता को टूथपेस्ट फैक्ट्री में बेहतर नौकरी मिलती है। लेकिन वोंका दुखी रहता है। एक ऊम्पा लूम्पा के साथ थेरेपी में वह स्वीकार करता है कि चार्ली द्वारा मना करने के बाद उसका मनोबल टूट गया है और इसका असर उसकी चॉकलेट पर पड़ रहा है। इसलिए वह चार्ली से मिलने जाता है। जब चार्ली पूछता है कि वोंका को परिवार से क्या दिक्कत है, तो वोंका बताता है कि उसे माँ बाप पसंद नहीं क्योंकि वे बच्चों को हर बात में रोकते हैं। लेकिन चार्ली उसे समझाता है कि माता पिता ऐसा बच्चों की भलाई के लिए करते हैं। चार्ली उसे अपने पिता से मिलने के लिए राजी करता है। वे जादुई लिफ्ट से डॉक्टर विल्बर के पास जाते हैं। वोंका के दांत देखकर डॉक्टर पहचान जाते हैं कि यह उनका बेटा है। पिता पुत्र गले मिलते हैं। उसके बाद वोंका चार्ली को फिर ऑफर करता है, लेकिन इस बार चार्ली कहता है कि वह अपने परिवार के साथ रहकर ही फैक्ट्री संभालेगा। वोंका मान जाता है। इस तरह वोंका को सिर्फ एक उत्तराधिकारी ही नहीं बल्कि एक परिवार भी मिलता है। चार्ली सबसे उपयुक्त उत्तराधिकारी है, ईमानदार, दयालु और संतुलित। यह कहानी सिर्फ चॉकलेट फैक्ट्री की नहीं बल्कि हमारे समाज की भी है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने निर्णय दूसरों की भलाई के लिए लें। अगर हम सभी में चार्ली जैसी अच्छाई हो तो दुनिया ज़्यादा न्यायपूर्ण और प्यार भरी बन सकती है।